Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Principles of Accounting Lection ICOM Part 1 बेसिक्स टर्म्स हमने स्टार्ट की हुई थी, जिसका लेक्चर नंबर 4 और पार्ट 2 चल रहा है। हमारा लेक्चर नंबर ऑल ओवर 4 है और पार्ट बेसिक्स टर्म्स का पार्ट 2 है। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, कोई भी प्रॉब्लम हो व्हाट्सएप नंबर भी इसी नंबर पे है, तो मुझसे रब्ता करके उस प्रॉब्लम का सलूशन पूछ सकते हैं अकाउंटिंग के हवाले से। चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन ही चल रहा है, तो जिस बुक को हम फॉलो करेंगे वो सुहेल अफजल की है, अजीम अकेडमी इसके पब्लिशर है। तो ये इसका फेस है इस बुक का, जो इस वक्त न्यू मार्केट के अंदर है। अच्छा, आज हमारा टॉपिक बेसिक्स टर्म्स के ऊपर गुड्स है। ये गुड हम अच्छे के लिए जो यूज़ करते हैं, ये वर्ड वो नहीं है। अकाउंट्स की लैंग्वेज में गुड्स का मतलब कुछ और है, या मर्चेंडाइज इसे कहते हैं। गुड्स बिजनेस हमें ये कहता है, क्योंकि अकाउंटिंग बिजनेस लैंग्वेज है, बिजनेस की ज़ुबान है। तो अकाउंट्स कहता है कि आप जिस चीज़ में डील कर रहे हैं ना, जो चीज़ आप बेच रहे हैं मार्केट के अंदर, मतलब मेन आपका बिजनेस जिसको बेचने से आपके पास इनकम आती है, जिसको बेच के आप इनकम कमाते हैं और वही आपकी प्रॉफिट बनती है। तो जो चीज़ आप बेच रहे हैं ना, जिस चीज़ का आप लेन देन कर रहे हैं, मेन जो आपकी डीलिंग है, वो आपकी गुड्स होगी। आपने उसको उस चीज़ के नाम से नहीं पुकारना, आपने उसको गुड्स पुकारना है। मिसाल के तौर पर फर्नीचर है, आप फर्नीचर की डीलिंग करते हैं, फर्नीचर बेचते हैं, उससे पैसा आता है, वही आपका बिजनेस है मेन। तो अकाउंट कहता है उसे फर्नीचर रिकॉर्ड नहीं करना, आपने उसको रिकॉर्ड फर्नीचर के नाम से नहीं करना, आपने उसको गुड्स की सेंस में रिकॉर्ड करना है। तो गुड्स होने के लिए 3 चीज़ें रिक्वायरमेंट में है। पहली चीज़ जो है, रीसेल पर्पस होना चाहिए। जो मार्केट से आप चीज़ ख़रीदें उसका मकसद रीसेलिंग होना चाहिए, दोबारा बेचने का मकसद हो, वो आपकी गुड्स होगी। मसलन जो चीज़ आप, नेचर ऑफ बिज़नेस है आपका, आप जिस चीज़ में को बेचना चाहते हैं, ला कर आपने बेचना है, वो चीज़ आपकी बिज़नेस के अंदर गुड्स होगी। दूसरी जिसमें आप डीलिंग कर रहे हैं। तीसरा उस चीज़ का नेचर ऑफ जो आपका बिजनेस होगा। अगर ये 3 चीज़ें किसी भी गुड्स के अंदर, किसी भी चीज़ के अंदर पाई जाएंगी बिजनेस के अंदर, वो आपकी गुड्स होगी। मसलन है आपने फर्नीचर का बिजनेस करना है, तो फर्नीचर लाकर आपका पर्पस होना चाहिए उसको बेचना। अगर आप ऑफिस के लिए फर्नीचर ला रहे हैं तो वो आपका गुड्स नहीं होगा, क्योंकि उसका मकसद आपका दोबारा बेचना नहीं होगा। और ना आपका डीलिंग मकसद है कि उसको डील करना है, आपने लेन देन करना है आकर, और ना ही वो आपका नेचर ऑफ बिजनेस है, क्योंकि आपने ऑफिस में लाकर उसको रख देना है। ठीक है। इसी तरह गुड्स की मैंने एक एग्जांपल भी रखी है, यही फर्नीचर की। फर्नीचर परचेज फॉर ऑफिस यूज़। अगर आप ऑफिस के यूज़ के लिए फ़र्नीचर लेकर आते हैं, तो उस फर्नीचर का मकसद, उसमें 3 चीज़ें वो नहीं होंगी जो हमने गुड्स की डेफिनेशन में पढ़ी है, कि उसमें पहले मकसद ये होना चाहिए कि उसको रीसेलिंग पर्पस होना चाहिए, दोबारा बेचने का मकसद है। हम आपने ऑफिस के यूज़ के लिए लेकर आए हैं, तो इसका मकसद दोबारा बेचना तो नहीं है। दूसरा, इसका डीलिंग है, आपका मकसद होना चाहिए। गुड्स उस चीज़ को कहते हैं जो जिसमें आप डील करते हो, तो ना ही आपने इसका डीलिंग करनी है, आपने ऑफिस में लाकर इसको रख देना है। तीसरी, आपका नेचर ऑफ बिजनेस हो कि वही चीज़ आप बेचते हैं और उसी को बेच के आप पैसा कमाते हैं, तो ये नेचर भी नहीं है, क्योंकि ये ऑफिस में रख देना है, ये ऑफिस के यूज़ के लिए ही आपने फर्नीचर लिया है। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, अगर हम फर्नीचर का ही बिज़नेस करते हैं और उसी फर्नीचर में से ही हम ऑफिस के यूज़ के लिए रख लेते हैं, तो क्या वो हमारा गुड्स है या हमारा गुड्स नहीं होगा? तो देखें, जो आपका फर्नीचर आप रीसेलिंग के लिए लेकर आए हैं, वो तो आपका गुड्स ही है। हाँ, अगर उसी में से ऑफिस के यूज़ के लिए रख लेते हैं तो वो आपका एसेट बन जाएगा। अब एसेट क्या होता है वो हम आगे लेक्चर में देखेंगे। थोड़ा सा यहाँ मैं हिंट दे देता हूँ कि जो फ्यूचर में जिसका बेनिफिट हम दें, वो आपका एसेट होता है। ठीक है। तो ये परचेज आपने फर्नीचर की है, तो इसका बेनिफिट फ्यूचर में आप लेते हैं। आज ही लेकर आज इसका सारा फ़ायदा आपने नहीं ले लिया, आप फ्यूचर में इसका कई सालों फ़ायदा लेते रहेंगे। ठीक है। आगे डिटेल से देखेंगे, अगर नहीं समझ लगी तो हम आगे भी देख लेंगे एसेट के हवाले से। बाकी गुड्स को अच्छे से समझ लेंगे, ये गुड्स नहीं होंगी अगर आप ऑफिस यूज़ के लिए कोई चीज़ रख लेते हैं।
हाँ, अगर जिस चीज़ में आप डीलिंग करते हैं अगर वही होगी तो फिर आपका वो गुड्स ही है। गुड्स की एग्जांपल में देख लें, क्लॉथ है, कपड़े। अगर एक क्लॉथ की दुकान है, कपड़ों की दुकान है, तो वो उसको गुड्स कंसीडर करेगा। अकाउंट्स कहता है वो उसको गुड्स कंसीडर करेगा, ना कि वो कपड़े उसको रिकॉर्ड करेगा, गुड्स की नेचर में उसको रिकॉर्ड करेगा। वॉचेस, घड़ी की दुकान है तो वो उसको वॉचेस रिकॉर्ड नहीं करेगा, उसको गुड्स रिकॉर्ड करेगा। बुक्स, अगर एक बुक स्टेशनरी की दुकान है तो वो भी उसको गुड्स ही कंसीडर करेगा। स्टेशनरी की दुकान है तो वो उसकी सारी चीज़ों को गुड्स ही उसको रिकॉर्ड करेगा, गुड्स की नेचर में ही। खाली गुड्स रिकॉर्ड नहीं करना, आगे किस लफ्ज़ से रिकॉर्ड करना है वो हम आगे देखेंगे। है ये सारी हमारी गुड्स ही है। अकाउंट्स बिजनेस की लैंग्वेज, और बिजनेस में जो चीज़ में आप डीलिंग कर रहे हैं, जो आपका मेन बिजनेस है, वो आपका उसको गुड्स कहते हैं। ठीक हो गया। अब इन सब में एक चीज़ कॉमन है। अब आपके दिमाग में इन सारी चीज़ों के हवाले से एक चीज़ फिर मैं आपको दोबारा याद दहानी करवा दूँ। अगर क्लॉथ की दुकान है तो वो घर के लिए अगर कपड़ा लेकर जाता है तो वो ड्राइंग्स ही हो जाएगी, क्योंकि वो अपनी पर्सनल यूज़ के लिए ले जाएगा। ठीक है। वॉचेस भी इसी तरह अपने घर के लिए लेकर जाता है तो वो भी ड्राइंग्स होंगी। ओनर अपने बिजनेस से पैसा अपनी पर्सनल यूज़ के लिए वो गुड्स लेकर जा रहा है। मैंने पिछला लेक्चर आप अगर मेरा देखेंगे जिसमें मैंने ड्राइंग्स और कैपिटल को बड़ी डिटेल से समझाया, वो देख लें तो आपको अच्छे से समझ लग जाएगी। क्योंकि ड्राइंग्स जो है, जब ओनर अपने बिजनेस से अपनी पर्सनल यूज़ के लिए या तो कैश निकाल सकता है या गुड्स भी निकाल सकता है, जो उसका नेचर ऑफ बिजनेस है। तो अगर वो गुड्स को लेकर जाता है तो वो गुड्स ड्राइंग्स होंगी, वो उसी गुड्स जो परचेज वो आपने खरीदी होंगी उसी में से वो कम कर देता। हम आगे जाके इसको अच्छे से समझेंगे। फिलहाल आपने ये ध्यान में रखना है कि जो आपका मेन बिजनेस है उसको गुड्स कहती हैं। अच्छा, गुड्स दो तरह की होती है, या तो आप उसको परचेजेस करेंगे या उसको सेल करेंगे। पहले खरीदेंगे तो फिर ही उसको बेचेंगे, उसमें मार्जिन रख के। आप परचेजेस किससे करेंगे? सप्लायर से करेंगे। जिससे आप सब परचेजेस करते हैं, आप बिजनेस के अंदर जिस बंदे से आप परचेज करते हैं वो आपके सप्लायर होते हैं। इसी तरह सेल किसको की जाती है? कस्टमर को की जाती है। आगे आ जाएं। इसी तरह दोबारा हम के देखते हैं कि परचेजेस करेंगे या सेल करेंगे। पर पहले परचेज गुड्स की जाएगी, उसके ऊपर मार्जिन रख के उसको सेल कर दिया जाएगा। बनी बनाई चीज़ें आप परचेज करेंगे, उसके ऊपर मार्जिन रख के उसको सेल कर दिया जाएगा मार्केट के अंदर। अब परचेजेस दो तरह की होती है। खरीदेंगे, आप सप्लायर के पास गए हैं और सप्लायर को कहा है कि मैंने चीज़ खरीदनी है, आपने 1 लाख की खरीदी, उसको उसी वक्त पैसे दे दिए, तो ये कैश परचेज है। मतलब नकदी आपने अगर खरीदी, आपने उसी वक्त खरीदी और उसके पैसे उसी वक्त दे दिए, तो वो कैश परचेजेज है। और अगर आपने चीज़ को ख़रीदा और उस सप्लायर को कहा मैं महीने बाद पैसे दे दूंगा, तो ये क्रेडिट परचेजेस है, उधार खरीदना है। ठीक है। अब क्रेडिट में दो चीज़ें हैं, या तो आप उस सप्लायर को बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है, आपकी सलाम दुआ है, आपने कहा महीने बाद हम आपको पैसे दे देंगे, उसने कहा ठीक है जी। अगर आपकी ज़बानी कलामी एक बंदे से आपकी बड़ी पहचान है, उसके साथ आप काफ़ी देर से चल रहे हैं, तो अगर उसको इस ज़बानी कलामी के ऊपर आपने पैसे देने होंगे तो वो उसे क्रेडिटर्स या अकाउंट्स पेबल कहा जाता है। उस बंदे को आप अपने अकाउंट्स की लैंग्वेज में जब रिकॉर्ड करेंगे तो क्रेडिटर्स या अकाउंट्स पेबल के नाम से उसको रिकॉर्ड करेंगे कि मैंने इस बंदे के पैसे देने हैं। ठीक है, फ्यूचर में पैसे इसको देने हैं। अब एक बंदा, वही सप्लायर जो आपके पास एक नया सप्लायर है और उससे आपने उधार पे ख़रीदी और महीने का वादा किया, वो सप्लायर आपके पास आया, आप तो मुकर गए, आपने कहा भाई आप कौन और मैं कौन और आप कौन। तो इस चीज़ों से बचने के लिए बिजनेस ने एक चीज़ निकाली है। उस चीज़ों को बचने के लिए, फ्रॉड से बचने के लिए, फ्रॉड तो नहीं कह सकते, मुकर जाएं, पैसे डूब जाएंगे, तो उसके लिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज का एक चैप्टर है इसके अंदर। उसमें क्या होता है कि आपने एक सरकारी तौर पे लीगली तौर पे एक डॉक्यूमेंट होता है जिससे वो बिल बना होता है, उसके ऊपर सप्लायर और परचेज़र का जो है एग्रीमेंट होता है आपस में कि हम
जैसे आपने स्टाम्प की तरह एक देखा होगा, जैसे ज़मीनें वगैरह आप लेते हैं, स्टाम्प एक एग्रीमेंट होता है, इसी तरह वो भी एक लीगली एक कागज़ होता है, उसके ऊपर एक बना होता है पूरा, तो उसे बिल कहते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो अगर उस बिल के से एग्रीमेंट करवा दिया जाए और बिल के ऊपर फिर जो आपका आप परचेज़र और जो सप्लायर होता है दोनों ही दस्तखत करते हैं और कल को वो मुकर नहीं सकते। ओरिजिनल जो है सप्लायर के पास रहता है और उसकी कॉपी जो है वो क्रेडिटर के पास रहती है, जैसे कि हम क्रेडिटर हैं। तो क्रेडिटर जो है उस कॉपी को रखता है और कल को अगर आप पैसे नहीं देते तो वो जो उस अदालत के अंदर जो लीगली तौर पे आप पे केस कर सकता है। उसके पास प्रूफ है आपका कि ये देखें ये इसके सिग्नेचर है, सारा एग्रीमेंट किया हुआ है। तो उसे आप जब रिकॉर्ड करेंगे, अगर आपने बिल के बिहाफ पर पैसे देने हैं तो बिल्स पेबल ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, इसके ऊपर आप कोई छूट नहीं होती, इसलिए आपको इसको इस नाम से रिकॉर्ड करना पड़ता है कि ये हमने बिल के बिहाफ पर रिकॉर्डिंग की है कि बिल के बिहाफ पर हमने इसको पे करना है। इसी तरह सेल पे आ जाएं। सेल या तो आप किसी कस्टमर को बेचेंगे तो वो या कैश होगी या क्रेडिट होगी। क्रेडिट में भी इसी तरह दो चीज़ें हैं। जिस कस्टमर को आप उधार पे बेचेंगे, आपने उसने आपको कहा मैं महीने बाद पैसे दे दूंगा, तो वो आपके डेटर्स होते हैं, डेटर्स या अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट्स का मतलब होता है खाता, रिसीवेबल वसूल करने, ऐसा खाता जो वसूल करने वाले। और इधर आप अकाउंट पेबल में देख लें तो आपके पास खाता पेबल अदायगी वाला। इसी तरह आपको उस कस्टमर पे यकीन नहीं है, सलाम दुआ नहीं है, नया नया कस्टमर आया तो आपने बहुत बड़ी उसने आपसे सेल आपने उसको किया है, वो उसने आपसे परचेज़ किया है, तो फिर आप उससे एग्रीमेंट करवा लेते हैं तो वो बिल रिसीवेबल करवा कहलाएगा। आपने बिल के बिहाफ पर उससे एक एग्रीमेंट करवा लिया कि आपसे पैसा हम लेंगे, और अब इस सूरत में आपके पास ओरिजिनल वो बिल रहेगा और कॉपी आप कस्टमर को देंगे कि कल को जितने महीनों का आपके एग्रीमेंट हुआ होगा आप उतने महीनों में वो जाके आप उससे पैसे वसूल कर लेंगे। और ये पैसे मरते नहीं हैं, मोस्टली इसमें मर भी जाते हैं तो बैड डेट्स हो जाते हैं। अब आगे हम जाके देखेंगे बैड डेट्स क्या होता है। अब बिल रिसीवेबल जो है बिल के बिहाफ पर वसूल करने वाले, बिल पेबल मतलब बिल के बिहाफ पर पे अदा करने वाले। ठीक हो गया, उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ लग गई। और मैं दोबारा थोड़ा सा रिपीट करता हूँ, पर गुड्स दो तरह की होती हैं, या परचेजेज होगी या सेल होगी। परचेजेज दो तरह की, या तो परचेज करेंगे खरीदेंगे उसको उसी वक्त पैसे दे देंगे, या उधार करेंगे। अब उधार दो तरह का हो सकता है, या तो आप ज़बानी कलामी करेंगे या एक बिल के बिहाफ पर आप उधार करेंगे। ठीक है, सेल भी इसी तरह दो तरह की है, या आप एक नकदी सेल करेंगे या उधार पे। उधार पे भी इसी तरह दो, या तो आप ज़बानी कलामी उससे उधार करेंगे कस्टमर से, या फिर उसको एक बिल के बिहाफ पर उससे उधार करेंगे। इसी तरह परचेजेज और सेल में देख लें। अब आपने परचेज की, खरीदी, आपको किसी वजह से वो चीज़ पसंद नहीं आई, आपने उसको वापस कर दी। ठीक है, मिसाल के तौर पर आपका बिजनेस है कपड़ों का, टी शर्ट्स का, तो टी शर्ट आपको रंग कोई आपने मंगवाए थे, रंग कोई आ गए, तो आपने वो किसी भी रीज़न की वजह से वो आपने माल को रिटर्न करना हो सप्लायर को, तो वो आपकी रिटर्न होती है। तो परचेज रिटर्न को अकाउंट्स के अंदर दो लफ्ज़ों से लिखा जा सकता है। पहला लफ्ज़ परचेज रिटर्न ही है, ये तो आपको पता लग गया ना, खरीदी हुई वापस भेजनी। अब इस लफ्ज़ पे बच्चों को परेशानी होती है कि रिटर्न आउटवर्ड। अब ये लफ्ज़ आउटवर्ड याद करें। आउट कहते हैं बाहर को, वर्ड तरफ, किसकी तरफ? बिजनेस में चीज़ आई हुई उसको बाहर की तरफ भेजना, बिजनेस में आई हुई चीज़ उसको बाहर की तरफ भेजना, इसे आउटवर्ड मतलब परचेजेस की हुई आप बिजनेस से बाहर जा रही है। देखिए परचेजेस की हुई गुड्स आपके बिजनेस के अंदर पड़ी थी ना, अब आप क्या कर रहे हैं, इसको रिटर्न कर रहे हैं, वापस भेज रहे हैं, तो ये इसलिए रिटर्न आउटवर्ड मतलब बाहर की तरफ बिजनेस से जा रही है। इसी तरह सेल भी है कि कस्टमर को आपकी चीज़ कोई पसंद नहीं आती तो आपकी वो चीज़ आपको रिटर्न कर देता है, उसको कोई रंग नहीं पसंद आया, कोई डैमेज थी, तो उसको पहला तो लफ्ज़ सेल रिटर्न ही हो गया। दूसरा इसे रिटर्न इनवर्ड कहते हैं। जाहिर है ये सेल की हुई गुड्स बाहर थी, ठीक है, सेल की हुई गुड्स बाहर थी, अब बिजनेस में इन हो गई है, दाखिल हो गई है। वर्ड मतलब दाखिल होना, इन मतलब वर्ड, इन मतलब दाखिल होना, वर्ड की तरफ मतलब बिजनेस की तरफ दाखिल होना, दोबारा बिजनेस में आ गई है।
तो ये दो लफ्ज़ आउटवर्ड और इनवर्ड इस तरह याद रखें कि ये बिजनेस में गुड्स पड़ी थी और गुड्स अब जा कहाँ रही है, इस हिसाब से आप याद करेंगे तो ये लफ्ज़ याद हो जाएगा। आउटवर्ड मतलब गुड्स बिजनेस में थी, बाहर की तरफ जा रही है, ठीक है, तो रिटर्न आउटवर्ड हो गया। बिजनेस से बाहर थी गुड्स, बिकी हुई थी, अब वापस आ गई है, इनवर्ड में दाखिल हो गई है, ठीक हो गया। तो परचेजेस की हुई चीज़ें रिटर्न हो जाए तो परचेजेस रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड, या सेल की हुई रिटर्न हो जाए तो सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड कहती हैं, ठीक है। तो अकाउंट्स के अंदर हमने गुड्स को दो तरह से रिकॉर्डिंग करनी होती है, या परचेजेस रिकॉर्डिंग करनी होती है या सेल्स, मगर बैकअप पे नेचर को डिफाइन रखना होता है कि ये जो नेचर है हमने उसको गुड्स ही कंसीडर करना है। जैसे कि कपड़ों की मैंने मिसाल दी थी, वॉचेस की मिसाल दी थी, किसी भी मतलब शॉप में कोई भी चीज़ आप डील कर रहे हैं तो उसको गुड्स ही कंसीडर करके रिकॉर्डिंग दो तरह से होगी। या ज़ाहिर है गुड्स या तो आप ख़रीदेंगे या उसको बेचेंगे। अगर ख़रीदेंगे तो परचेजेज रिकॉर्ड होगा, सेल करेंगे तो सेल्स रिकॉर्ड होगा। आगे इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग के ऊपर मतलब प्रॉपर एक लेक्चर देंगे तो तब आपको रिकॉर्डिंग भी अच्छे से समझ लग जाएगी। यहाँ तक गुड्स के हवाले से आपको कोई परेशानी है, रिटर्न्स के हवाले से कोई परेशानी है तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कॉल और रब्ता करके पूछ सकते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दें ताकि आपको आने वाली नई सारी वीडियोस जो है आपको उसका आपको प्रोवाइड हो सके और आप प्रॉपर एक स्टडी कंटिन्यू रख सकें। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।